नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्री बोले ही भयास, राज धर्म तन तिनी कर हो ही बेगही नास। यानी मंत्री, डॉक्टर और गुरु अगर डर के कारण मीठा मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर का जल्द ही नाश हो जाता है। अब अमेरिका में भी इन दिनों बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ट्रंप जो सुनना चाहते हैं, उनके दरबारी वही सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो उनके कानों को रास आता है। अपनी मनवाली सुनकर मोगैम्बो खुश हो जाता है। ईरान युद्ध में अमेरिका की क्या दुर्गति कर चुका है वो हमने देखा। उससे पूरी दुनिया तो समझ ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में बैठे कुछ लोग भी इस असली संकट को भांप रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को आगाह करते रहे हैं। लेकिन ट्रंप, उनके जो चापलूस हैं, आधी सच्चाई डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं। सिर्फ वो देखना चाहते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाते हैं। अब ऐसे में अमेरिकी सत्ता में चापलूसों और सच बोलने वालों में टकराव बढ़ रहा है। आखिर कौन है जो ट्रंप को गुमराह कर रहा है और किसे असली संकट का एहसास है? ईरान जंग, मिडिल ईस्ट का तनाव। ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रणनीतियां बनाते हैं हम सभी जानते हैं। ट्रंप सरकार में अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई, उसके अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस जंग में पेंटागन की भूमिका से पूरी तरह से खुश नहीं है। इस जंग में जिस तरह से अमेरिकी हथियारों के भंडार खाली हो गए, उसको लेकर वेंस खासे चिंतित हैं। वहीं इसके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और पेंटागन इस जंग में अमेरिका के शानदार प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। इसमें वेंस और पीट हेग्सेथ के बीच में टकराव हुआ, ऐसी आशंका जताई जा रही है। टकराव और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आता है। अब आप समझिए, दरअसल जेडी वेंस को अब ये शक है कि पेंटागन ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी और सटीक जानकारी नहीं दे रहा। एक रिपोर्ट सामने आई, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन लगातार अमेरिकी सेना के प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि 8 हफ्तों से जो संघर्ष चल रहा है, उसमें अमेरिका ने तो भाई ईरान की वायुसेना को ध्वस्त कर दिया, नौसेना को बर्बाद कर दिया, रक्षा ढांचे को तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को पिक्चर पेश की जा रही है और अमेरिकी हथियारों का भंडार तो अभी भी पर्याप्त है, ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में जो बैठक हुई, इस दौरान जेडी वेंस ने इन तमाम दावों की सच्चाई पर बार बार सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की जो सकारात्मक, सो-कॉल सकारात्मक तस्वीर दिखाई जा रही है, वो वास्तव में सच्चाई है या फिर नहीं, या फिर कोरी कल्पना है। साथ ही उन्होंने ये भी चिंता जताई, कहीं अमेरिका के मिसाइल भंडार में भारी कमी को कम करके तो दिखाया नहीं जा रहा। रिपोर्ट में जो सीनियर प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके हवाले से कहा गया कि जेडी वेंस ने पेंटागन की जानकारी की सटीकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में बातचीत में कुछ खास मिसाइल सिस्टम की उपलब्धता को लेकर चिंता भी जताई है। वेंस को डर है कि अगर हथियारों की कमी हुई तो भविष्य में चीन, उत्तर कोरिया या रूस के साथ में संभावित टकराव में अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जेडी वेंस की आशंका इसीलिए भी जायज है क्योंकि पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई थी, ईरान जंग में अमेरिकी हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसमें कई मिसाइल्स भी शामिल हैं। अब जानकारी के अनुसार ईरान से जंग के दौरान यूएस के पास में हथियारों की भारी कमी हो गई है और डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म होने की कगार पर है। इजराइल और अरब में 75% से ज्यादा मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अब ऐसे में यूएस पर सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए भारी दबाव है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में हथियारों की सप्लाई से यूएस का वॉर रिजर्व गिर चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका के पास में ऐसे तमाम हथियारों की कमी हो गई जिन्हें फिर से बनाने में कम से कम 3 से 4 सालों का लंबा वक्त लग सकता है। और अगर ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए सोचने वाली बात है, चिंता की बात है। अब ऐसे में अमेरिका चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी के सामने कमजोर पड़ सकता है, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जेडी वेंस से ये जो सवाल पूछे, जेडी वेंस का ये सवाल पूछना कई लोगों को रास नहीं आया, जैसे अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, क्योंकि इस पूरी मिडिल ईस्ट की पूरी ये पटकथा लिखने वाले पीट हेग्सेथ रहे। जनरल डैन केन
डोनाल्ड ट्रंप को तस्वीर तो दिखा रहे, लेकिन वो भी उसका एक ही हिस्सा, दूसरा पहलू दिखा ही नहीं रहे। ऐसा भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। अब बड़े सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या वही बताया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं? पीट हेग्सेथ राष्ट्रपति ट्रंप को क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या वेंस सच्चाई जान रहे हैं या फिर हेग्सेथ पर शक जता रहे हैं? ये वो तमाम बड़े अहम सवाल हैं जो मिडिल ईस्ट के इस तनाव के साथ में लोगों के जहन में है। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हिमांशी सिंह जी कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड जेएस सोडी जी लेफ्टिनेंट कर्नल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जेएस सोडी जी। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी तमाम परिस्थितियां हैं उनको ये जरूर समझना होगा। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं, बातचीत होती रही है और ये कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई कि भाई मोगैम्बो इतने आसानी से खुश नहीं होता, और मोगैम्बो खुश अगर होता है तो सिर्फ अपने गिने चुने कुछ जो गुर्गे हैं उनके माध्यम से ही जो उनको तस्वीर दिखाई जाती है। मोगैम्बो का मतलब डोनाल्ड ट्रंप का। क्या यही वो जो एक गिनी चुनी जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं उसी का नतीजा है कि वो घिरते नजर आते हैं? नैना, आपके एनालिसिस एकदम सही है। ट्रंप को सिर्फ अपने अगल बगल यस मैन चाहिए होते हैं। ये हमने फर्स्ट टर्म में भी देखा, सेकंड टर्म में भी देखा है। और बहुत ही अनयूजुअल है, जो भी उनके खिलाफ कुछ भी सच्ची बात रखना चाहता है, खिलाफ नहीं सच्चाई प्रस्तुत करता है, उसको वो इमीडिएटली हटा देते हैं, इररिस्पेक्टिव सीनियरिटी उनकी क्या है। और इसी तरह जिनको वो लाइक करते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को किनारे रख के उसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं अंडर हिज एक्सिक्यूटिव पावर्स। तो ये बात एकदम सही है रिगार्डिंग पीट हेग्सेथ। हमारे सारे इन्फॉर्म्ड दर्शक, आपके पता होगा पीट हेग्सेथ का इतिहास क्या रहा है, उनका लिकर कंजम्पशन, उनका सोशल कंडक्ट, और उसके बाद उनसे कसम खिलाई गई थी बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी ऑफ वॉर कि वो आइंदा इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था फॉर अ मिनिस्टर टू बी कि उनको इस तरह की कसम खानी पड़ी बिफोर बिकमिंग टेकिंग द चेयर। एक बात। दूसरी बात, शुरू से इस पर्टिकुलर वॉर को अगर हम सिर्फ डिस्कस करें तो पीट हेग्सेथ वाज अगेंस्ट द वॉर, और उन्होंने बहुत पोलाइट लेकिन फर्म टर्म्स में ट्रंप साहब को सजेस्ट किया था नॉट टू गो फॉर द वॉर अगेंस्ट ईरान इन द वे इट वेंट, जिस तरह से उन्होंने किया है। और आज की तारीख में ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इनका, एक जो ये डाउट क्रिएशन या क्वेश्चनिंग द रियलिटी कि हम कहाँ पे हैं गोला बारूद को लेकर, कितनी तैयारी है, अगर हम ज्यादा तैयारियां ईरान के साथ खत्म कर देंगे तो मेरे बाकी के जो चैलेंजेस हैं नॉर्थ कोरिया के, चाइना के, उनके लिए खिलाफ हमारे आर्मामेंट्स कितने, बड़ी रेलिवेंट क्वेरीज हैं जो कि फ्लोट कर रही है मीडिया में। उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये अभी क्यों पूछा है, इस पे भी सवाल उठते हैं। अभी इसलिए पूछा है कि अमेरिका को, ट्रंप साहब को, वहां की कांग्रेस को एक मेजर डिसीजन लेना है। सहाय सर, आपने एक बात ये कही कि पीट हेग्सेथ वो व्यक्ति हैं जो कि इस युद्ध में चाहते नहीं थे कि ये युद्ध हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इससे इतर कहानी बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ही इज द पर्सन, ही इज द कंसर्न पर्सन जिसने युद्ध को लेकर मुझे धकेल दिया है, एक तरह से अमेरिका को धकेल दिया है ईरान में। उनकी बातों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। रियलिटी ये है कि पीट हेग्सेथ इज अ आउट एंड आउट यस मैन। वो जिस तरह से 5:30 IST वाली ब्रीफिंग करते हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पिछले कई बारों से वो मिलिट्री ब्रीफिंग से ज्यादा ट्रंप की जो मीडिया पॉलिसी है उस पे बातें करते पाए जाते हैं। तो दैट इज द फोकल पॉइंट कि वो ट्रंप को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं रिगार्डिंग अमेरिकन सक्सेस या अमेरिकन प्रिपेयर्डनेस दूसरे देशों के प्रति। और इसलिए इस समय जब उनको ये जानना है कि क्या हम दूसरे चरण की हमले शुरू करें, इस वक्त ट्रंप को ये बताना जरूरी होगा, जो फैंस बताना चाह रहे हैं कि रियल पिक्चर क्या है। देखिए यही तो बात है, रियल पिक्चर अगर सामने आ जाए, जिस तरह से अभी तमाम परिस्थितियां हैं उसके बाद में अगर वो समझ जाए तो स्थिति तो ऐसे ही सुधर जाए अजिताभ सिंह जी। लेकिन आखिर इस पूरे युद्ध में जिस तरह से जेडी वेंस ने बड़े सवाल पूछे हैं, जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी वो सवाल उठाते रहे, युद्ध के अगेंस्ट सवाल उठाते रहे। अब बड़ा सवाल तो ये कि आखिर इस पूरी परिस्थितियों के लिए जवाबदेही किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें अभी एक तरह से ये कहा जाए पूरी तरह से कल्पित मान रहे थे कि भाई वो ये नीतियां बना रहे, ये नीतियां बना रहे, या फिर उनके इर्द गिर्द वाले यस मैन की जो उनको तस्वीरें दिखा रहे कि भाई साहब आपके ऊपर ये हमला कर देगा, आपकी मुश्किलें खड़ी कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप को जो दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नैना जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि रियलिटी क्या है, और वो रियलिटी थोड़ी बहुत दिख भी रही है।
पहली तो बात पीट हेगसेथ की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ट्रंप ने, आपने जैसा कहा, ट्रंप ने तो बिल्कुल नाम लेके कहा है कि ये युद्ध बिकॉज ऑफ पीट हेगसेथ की वजह से ही ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ही वाज फॉर द वॉर, ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं वो वॉर के अगेंस्ट थे। वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले 2028 में जो अभी इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, उसके लिए एक संभावित उम्मीदवार हैं, तो अपनी कुर्सी को वो देख के एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जनता के गुड बुक में रहें, ऑफिशियल्स के गुड बुक में रहें, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने नो वॉर्स फॉर एवर का जो एक सपना लेके वो चले थे वॉर में, अगर वो वॉर होता रहा तो उससे वेंस की स्थिति कमजोर होती है। तो दोनों तरफ आप देख लीजिए, वेंस की स्थिति कमजोर हो रही है और इसलिए वो अब खुल के, दूसरी तरफ अमेरिका की वस्तु स्थिति भी ये कह रही है, जो फैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है हथियारों के मामले में, एम्युनिशन के मामले में भी, और इसलिए कई तरह के राजनीतिक और सामरिक ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं ईरान के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी, जिससे लग रहा है कि ये सच्चाई है इसमें। आप देख लीजिए एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ है ना, एक लगता है कि ओटीटी का जो रियलिटी शो है वो हो रहा है, और चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप और पीट हेगसेथ दोनों का एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं, तो ये पीट हेगसेथ को ये महारत हासिल हो गई है कि ट्रंप को कैसे खुश रखा जाए, और ये दोनों होस्टिंग करते रहे इस तरह के शोज, रियलिटी शोज को। तो उस मामले में पीट हेगसेथ शायद सफल होते रहे हैं ट्रंप को समझाने में कि किस समय वो फॉक्स न्यूज देखते हैं, सुबह 8 बजे वो देखते हैं, और उस समय उनको ब्रीफिंग दी जाती है सो दैट कि ट्रंप मीठी मीठी बातों में उलझे रहे और अमेरिका का नाश होता रहे। ये दिखता है। अच्छा सोरी सर, खासतौर से पीट हेगसेथ पर ही एक तरह से सवाल उठा रहे हैं क्या जेडी वेंस का ये जो रवैया, या इस मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, तो गाहे बगाहे वो उन्हीं पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई युद्ध से लेकर अभी तक, जो लापरवाही वाली लीडरशिप है पीट हेगसेथ की, उस पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। उनकी नीतियों को लेकर या उनके जो तमाम दावे पेश किए गए वो पूरी तरह से ध्वस्त रहे। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 11 फरवरी सुबह 10 बजे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सही समय है ईरान पे हमला करने का। उस दिन उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वहां नहीं थे, वो अजरबैजान की यात्रा पे थे। अगले दिन 12 फरवरी को 11:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऊंचे सलाहकारों, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी अजरबैजान से आ गए थे, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की, सबके साथ ईरान युद्ध को लेके। उस कमरे में जितने लोग मौजूद थे, एक पीट हेगसेथ को छोड़ के बाकी सब ने कहा, जेडी वैंस मिलाकर, कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन पीट हेगसेथ ही सिर्फ एक थे उस कमरे में जो कह रहे थे युद्ध करना चाहिए। तो पहली बात, ये कहना कि पीट हेगसेथ शुरू से युद्ध के खिलाफ थे, ये गलत है। उस कमरे में सिर्फ पीट हेगसेथ थे जो युद्ध चाहते थे, बाकी कोई नहीं चाहता था। और इस दबाव के नीचे और भी कारण, जो ईस्टर्न फाइल का खुलासा, ये सब हुआ, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम युद्ध करेंगे। उस कमरे में जेडी वैंस ने तो आपत्ति जताई युद्ध की। जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन थे, उन्होंने भी कहा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इजराइल अपनी ताकत दिखाता है वो ओवररेटेड होती है। लेकिन ट्रंप ने माना नहीं, वो दूसरे दबाव में थे और ये युद्ध हो गया। ये जो खबर आई है जेडी वैंस की कि वो पेंटागन के खिलाफ है, कि झूठ क्यों कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम थोड़ा अध्ययन करें, थोड़े पॉलिटिकली नॉन अलाइंड ऑथर्स के आर्टिकल्स या किताबें पढ़े, और मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है वॉर, जो बॉब वुडवर्ड ने लिखी है। इस किताब में साफ जगह जगह पे लिखा गया है, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, अमेरिका दशकों से जानता था इजराइल की सैनिक ताकत ओवररेटेड है, लेकिन कई दूसरे कारण थे कि अमेरिका को इजराइल की बात माननी पड़ती थी। जो मैं टीवी चैनल्स पे पिछले 1-1.5 महीने से कहता हूं कि ये युद्ध ईरान पूरी तरह जीत रहा है, कई मेरे को पैनलिस्ट मानते नहीं थे, वो अमेरिका ही करते रहते थे। ये हकीकत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो भी रक्षा विशेषज्ञ थोड़ा अध्ययन करेगा, थोड़ा पॉलिटिकली नॉन अलाइंड ऑथर्स के लेख पढ़ेगा, उसे पहले दिन से क्लियर था कि ईरान ये युद्ध जीत रहा था। अब जेडी वैंस पे क्योंकि दबाव आ रहा है, क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने एक मुहिम चलाई है कि अगर
अब राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो ट्रंप उसी वक्त अब अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पद से हटा दें। ये मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। और जैसे जैसे ये मिड टर्म इलेक्शन नवंबर के पास आ रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन पार्टी का हार नाते है, रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के अंदर ही आक्रोश हो रहा है कि ट्रंप की गलत ये तो नीतियों की वजह से हम ये इलेक्शन हार जाएंगे। तो जेडी वैंस का ये स्टैंड लेना बिल्कुल सही है। जेडी वैंस ने शुरू से ही स्टैंड लिया था अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। एक सिर्फ और सिर्फ पीट हेग्सेथ थे जो युद्ध के पक्ष में थे, बाकी कोई अमेरिका के टॉप ऑफिशियल में से युद्ध के साथ नहीं था। मैं एक और मिनट चाहूंगा जी जी। यहाँ तक कि जो केंट जो कि काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने 7 मार्च को रिजाइन किया युद्ध को लेके। 24 फरवरी को नेट स्वेंसन जो कि व्हाइट हाउस में ईरान विषयों के सलाहकार थे, उनकी ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ तू मैं हुई और उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब एक पीट हेग्सेथ एक ही आदमी था जो युद्ध चाहता था, बाकी कोई अमेरिका के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में युद्ध नहीं चाहता था। उनको पता था कि ये युद्ध अगर हुआ ये अमेरिका के लिए घातक होगा। देखिए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि आप और हम लोग इंडिया में बैठकर आकलन कर रहे हैं और दुनिया के कई देश या कई एनालिस्ट जो हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द वाली जो सो कॉल एक घेरा है वो नहीं समझ पा रहे। एक कहावत वो है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। और जिस तरह हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जिस रूप में हम देखते हैं। हालांकि हम अभी तक इसे पाकिस्तान के लिए यूज़ करते रहे थे हिमांशी जी, लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल जिस तरह से अभी अमेरिका के हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द की जो तस्वीर है वो उसके आसपास भी बिल्कुल ये सटीक बैठता है। क्या जेडी वेंस वो देख रहे हैं, वो स्थिति को भांप रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम नहीं भांप पा रही है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए नैना जी, जेडी वेंस तो पहले दिन से इस युद्ध के खिलाफ थे, जैसा मेरे से पहले 2 पैनलिस्ट ने भी बताया है। लेकिन क्योंकि हमें बहुत क्लियरली पता है कि एक अमेरिकन लॉबी है जो जूइश इंटरेस्ट को वहां पे प्रमोट करती है और पीट हेग्सेथ उसी का हिस्सा है। और यही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से दबाव में थे। देखिए, जब आप इतनी ऊपर स्थिति में होते हैं तो हर चीज आपको एक्सेस नहीं कर पाती, और आपका जो एक्सेस होता है, आपका जो इनर सर्कल होता है वो बहुत ही फिल्टर्ड होता है। अब उसमें किस तरीके के लोग चुने गए हैं, किस तरीके के लोगों पे आप भरोसा करते हैं, ये दिखाता है कि आपके जो बाकी निर्णय हैं उससे प्रभावित होते हैं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, देखिए CSIS जो है एक बहुत ही क्रेडिबल थिंक टैंक है। अगर वो कह रहा है कि भाई इनके पास में लगभग 3000 के करीब टॉमहॉक मिसाइल्स थी और लगभग 1000 ये खर्च कर चुके हैं। देखिए, जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं वो हमें नहीं पता होती कि हाँ इतना ही आंकड़ा है, लेकिन जो अंदाजन है, तो अगर आप एक छोटे से मिसाइल को गिराने के लिए या छोटे से आपके पास ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, उसको गिराने के लिए भी आप अरबों खरबों की करोड़ों की आप मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं, तो एक वो भी बेवकूफी है। आपने ये आकलन क्यों नहीं किया कि युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि लॉजिस्टिक से वॉर जीता जाता है, वॉर रिटोरिक से नहीं जीता जाता है। आप शुरू से आपने पूरी दुनिया को बताया कि हम 4 दिन में वॉर खत्म कर देंगे, और देखिए 2 महीने से ज्यादा हो गए, वॉर किसी निर्णायक स्थिति पे नहीं पहुंचा है। उसके बाद आप एक और चीज देखें तो डिप्लोमेटिकली भी चाइना जैसे देश जो है वो विन विन में आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश है जो अमेरिका की सरपरस्ती में रहता है, लेकिन उसने ईरान के साथ समझौता करके अपनी रोड्स खोल दी हैं कि आप अंदर से सामान दीजिए, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता होगा। तो इसके सिर्फ हथियारों के रूप में या वॉर के रूप में फॉलोआउट्स नहीं हो रहे हैं, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी ऐसे हो रहे हैं जो शायद अमेरिका को बहुत आगे आने वाले समय तक डराएंगे। और इसीलिए जब जेडी वेंस जैसे लोग जो आगे अपना भविष्य देख रहे थे कि जब आगे चुनाव होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के तो 2 ट्रम्प जो टेन्योर्स हैं वो खत्म हो गए, आगे किसने बनना था? या तो मार्को रूबियो थे या जेडी वेंस थे। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो शायद उनके भी भविष्य पे, जो इतना सालों से वो लोग कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए चिंता की बात है। और एक और बात है कि जब अंदर की जो टकराव है वो बाहर सबके सामने आ रहा है कि अगर जो उनका मंत्री परिषद है जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ वॉर है और वाइस प्रेसिडेंट है, उनके बीच में करारी तकरार दिख रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप किस तरीके की सरकार लेके चल रहे हैं जहां आपस में नहीं बनती है। और इतने बड़े मुद्दे पे जो कि वॉर जैसा मुद्दा है, जो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, अर्थव्यवस्था को जिसने ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह में ला दिया है, तो आपके साथ अगर ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो शायद
अमेरिका को बहुत ही आत्ममंथन की जरूरत है। और देखिए ना, एक तरफ ये कोशिश की जाती है कि भाई हम दुनिया की सुपर पावर हैं, वॉर कैबिनेट जो तैयार की गई, अमेरिका ईरान युद्ध के साथ में अपने आप को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस ईरान युद्ध के साथ में वॉर कैबिनेट की बड़ी कलह खुलकर सामने आती है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया को पीठ हेग्सेथ और जेडी वेंस दिखाते हैं कि वो बिल्कुल एक साथ है, लेकिन अंदर खाने पर्सनल रूप में ओन कंसर्न्स लिखते हुए, अगर बताते हुए जेडी वेंस ने अपनी ये तमाम बातें रखी हैं, तो वो आईना दिखाने जैसा है। लेकिन ब्रह्मदीप जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है पीठ हेग्सेथ को लेकर? पीठ हेग्सेथ वर्सेस जेडी वेंस की अभी एक तरह से तस्वीर नजर आ रही है। ये जो ईरान युद्ध की जो तमाम परिस्थितियां हैं, जेडी वेंस के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। पीठ हेग्सेथ को लेकर जो तमाम ऐसे पॉइंट्स नजर आते हैं जो उनको प्रश्न के घेरे में एक तरह से लेकर आते हैं, चाहे बात लापरवाह लीडरशिप को लेकर हो, हाई टर्नओवर रहा है उनके इस पूरे पिछले कुछ दौर के कार्यकाल के दौरान, जहां पर बड़े स्तर पर इस्तीफे हुए, ये विवादों का एक तरह से बड़ा जरिया बन गया। ना जी, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो समूचा युद्ध है, तो यदि अमेरिका में इस बात को लेकर बहस होती है या जो विरोधाभास नजर आते हैं, तो ये किसी लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती, और ये होना चाहिए। और अमेरिका में ऐसा होता है जब किसी अच्छे पद पर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को भी या विपक्षी दल के किसी अच्छे जो नेता है उसको अच्छे पद पर लाया जाता है, तो ये अमेरिका में होता है। और अमेरिका में किसी भी युद्ध का ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी विरोध हुआ हो। और फिर जब अमेरिका फर्स्ट कहकर सत्ता में आने वाले ट्रंप जो है, उन्होंने यह कहा कि मैं युद्ध से दूर रहूंगा, तो फिर ट्रंप का विरोध नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो कुछ मैं सुन रहा हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस युद्ध में आप अमेरिका को नाकाम कैसे मान सकते हो। और आप देखिए कि यूएई जैसे, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो आपको क्या लगता है, ये ओपेक से अलग होने की घोषणा, इसमें अमेरिकन प्रभाव नहीं है, इसमें शेल कूटनीति नहीं है, इससे अमेरिका को फायदा नहीं है। अमेरिका ने कितने जबरदस्त तरीके से सेंध लगा दी है कि सऊदी अरब और जो यूएई है, जो सबसे बहुत पुराने अलाइज है, जो साथ में युद्ध लड़ते हैं, जिनका इतना याराना रहा, उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। और ईरान को लेकर अरब के जो देश है वो एक मंच पर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि हम मान लीजिए ईरान को बहुत फायदे में समझ रहे हैं, या हम अमेरिका को इस मामले में बिल्कुल बहुत पस्त समझ रहे हैं, तो ये मानना भी गलतफहमी है। क्योंकि यदि आप ईरान को 2 महीने और घेरे रहिए, आप उसके जहाजों को मत जाने दीजिए, ईरान कैसे जिंदा रह पाएगा। दूसरी बात यह भी है कि रूस और जो पुतिन से मिलकर आ रहे हैं, अभी जो विदेश मंत्री मिलकर आ रहे हैं, तो रूस कोई ईरान के पक्ष में युद्ध लड़ने नहीं आ रहा है, क्योंकि रूस पर नेतन्याहू का बड़ा प्रभाव है। और पुतिन बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि वो इजराइल के खिलाफ कभी युद्ध छेड़ेंगे नहीं। तो यह जो समूचा मसला है जो आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिका में मतभेद है। ट्रंप ने, जो वेंस है, उन्होंने कहा था कि यह जो युद्ध है इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मध्यस्थ के तौर पर जो है वो वेंस ही आगे आए। तो ट्रंप एक ऐसा किरदार है जो बखूबी इस बात को जानता है कि उससे अपने देश में वोट कैसे हासिल करना है, उससे अपनी पॉपुलैरिटी को। क्या ये भी डोनाल्ड ट्रंप की इस कैबिनेट की एक रणनीति ही है क्या कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनके इर्द गिर्द जो पूरा घेरा है वो भी इतने कच्चे खिलाड़ियों का नहीं है, तो क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि एक थोड़ा सॉफ्ट रहे तो दूसरा थोड़ा हार्श रहे, और दुनिया को ये दिखाओ कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वे में युद्ध के निर्णय लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नैना जी, देखिए, एक अच्छा राजनीतिज्ञ जो होता है, ये जो शीर्ष राजनीतिज्ञ होता है, यदि उसके बराबरी के कद में दूसरे लोग खड़े होने लगे तो फिर उसका महत्व कम हो जाएगा। और यही कारण है कि ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में इतने विरोधाभास उत्पन्न कर दिए कि उनके कद के बराबर कोई नजर आता ही नहीं है। और वो वेंस को एक फुटबॉल की तरह उपयोग करते हैं, कभी मध्यस्थ के तौर पर कर रहे हैं तो कभी कभी अपने सामने भी खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो अगली बार राष्ट्रपति तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनका विकल्प कौन होगा। तो ट्रंप जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, शातिर खिलाड़ी है। और ये जो अमेरिका में मतभेद उभर कर आ रहे हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि अमेरिका कमजोर या ट्रंप कमजोर है, क्योंकि ट्रंप की जैसे ही लोकप्रियता कम हो रही थी वैसे उन पर हमला होता है। अभी कांग्रेस और सीनेट में अभी कमजोर नहीं है, चुनाव के बाद कमजोर हो जाएंगे,
ये एक प्रश्न ये उठा है। बात आपने लेकिन इंपॉर्टेंट कही, ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही, क्योंकि इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी इस चीज को जानते हैं। मैंने सबके रिएक्शन ले लिया, मैं जल्दी जल्दी इसी लाइन पर आती हूँ। जेडी सोडी सर, आपने कई बड़ी बातें इस दौरान जो कही, रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द वाली टीम कर रखी है। अब आने वाले वक्त में जो इलेक्शन से डोनाल्ड ट्रंप तो उधर की तरफ नहीं जाएंगे। जेडी वेंस जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, और ऐसी परिस्थितियां उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। क्या यही वजह है कि वो इस युद्ध के एंटी में अपनी तस्वीर को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? नैना जी, 19 जनवरी 1796 को जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने फेयरवेल एड्रेस में जो चिट्ठी लिखी थी अमेरिकी नागरिकों को, उसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका का जो राइज है वो डिक्लाइन होना तब शुरू होगा जब अमेरिका किसी देश के साथ लंबी दुश्मनी करेगा। अमेरिकियों को यह बात 230 साल बाद समझ आई जब इन्होंने ईरान पे युद्ध किया, और जिस तरह से अमेरिका का हाल हुआ दुनिया जानती है। 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का विख्यात अखबार है, उसमें खबर छपी कि अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में 13 सैनिक अड्डे थे, सारे 13 सैनिक अड्डों को ईरान ने बर्बाद कर दिया। जो 40,000 सैनिक इन 13 सैनिक अड्डों में तैनात थे, वो या किराए के घरों से या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि एक महाशक्ति के सेना के सैनिक वर्क फ्रॉम होम या किराए के घरों से काम कर रहे हैं, होटलों से काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट, जो कि इजराइल के 2 सबसे विख्यात अखबार हैं, उसमें खबर छपी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने इजरायली मंत्रिमंडल को बताया कि अगर इजरायली सेना ने और लंबा युद्ध ईरान के साथ किया, इजरायली सेना टूट जाएगी, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आप समझ सकते हैं, ईरान जैसा देश 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध के नीचे था, उसके पास आर्थिक सैनिक शक्ति उस मुकाम की नहीं थी जो अमेरिका और इजराइल के पास है। उसने ये दोनों बड़ी सैनिक शक्तियों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि ईरान ने इस दिन की तैयारी दशकों से की थी। ईरान सो नहीं रहा था। ईरान ये नहीं कह रहा था कि जी मेरे पे वो भारी वो हाथ है, कोई अंदरूनी हाथ है, कोई सोरोज आ गया। ईरान को पता था ये दिन आएगा जब इस पे 2 फ्रंट वॉर हो गया, और ईरान ने जो भी उसके बाद थोड़े साधन थे, उसने उसके साथ तैयारी की, जो कि दुनिया के देशों के लिए सबक और सीख है। बल्कि जगह जगह पे अब दुनिया के कई सेनाओं में लेक्चर्स हो रहे हैं ईरान से सबक और सीख लेने के लिए। तो हमें ये जो युद्ध है, ये हमें उस नजरिए से देखना चाहिए, कौन हारा कौन जीता, क्योंकि युद्ध में एक ही चीज होती है, कोई हारता है कोई जीतता है। युद्ध में कोई वो जॉइंट विनर नहीं होता, जॉइंट लूजर नहीं होता है। जिस तरह से अमेरिका को हताश पहुंचा है, और जो मैंने कहा कि शुरू से इनके सेना प्रमुख भी कह रहे थे हमें इस युद्ध में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और नैना जी, मैं 1 मिनट और चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध अमेरिकी जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल पॉल रिपर। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। यही लेफ्टिनेंट जनरल ने 2002 में एक एक्सरसाइज की थी अमेरिकी सेना के लिए, जिसका नाम था एक्सरसाइज मिलेनियम चैलेंज, जिसमें ईरान जैसे देश के साथ एक वॉर गेम हुई थी, और 1 दिन के अंदर अमेरिकी सेना हार गई थी। और अमेरिकी सेना के बाकी जनरलों ने लेफ्टिनेंट जनरल पॉल रिपर पे इतना दबाव डाला कि उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ताकि उनसे सही सबक और सीख लिया जाए। जो दिखाई जाएगी वो तो वही वाली बात हो जाती है ना, जो पिक्चर दिखाने की बात है। लेकिन यही बात जिस रूप में अभी साहे सर नजर आती है, पीट हेग्सेथ की तरफ से रोजी पिक्चर्स दिखाई गई। ये कहा गया कि भाई ईरान को हमने ध्वस्त कर दिया, उसकी सेना को ध्वस्त कर दिया, उसके वहां पे निर्णय लेने वाला कोई नहीं है, हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है। जेडी वेंस कह रहे हैं भाई हकीकत में चलो, वरना आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना सिर्फ राजनीतिक भविष्य बल्कि यूएस की सिक्योरिटी पर्पस से भी बड़े ये जो फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है वो बड़े घातक है। ऑडियो अनम्यूट कर ले सर। अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मैं उनके टोटल गवर्नेंस को, जो टॉप की गवर्नेंस है, उसको 3 पोर्शंस में पढ़ता हूं। एक है ये पीट हेग्सेथ एंड ट्रंप कॉम्बो, एक तरफ है उनके रूबियो साहब और वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरी तरफ है वो FBI और DOJ के ये जो हेड्स हैं। तीनों एकदम अलग अलग पैटर्न पे काम करते हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जेडी लेकिन वांस चल किसकी रही है, बात तो ये भी है, सबके पैटर्न अलग है, लेकिन चल किसकी रही है फिलहाल? सॉरी, आपका फिर से सवाल बताइए। मैं बोल रही हूँ सबके पैटर्न अलग है काम करने के, लेकिन आखिर चल किसकी रही है फिलहाल इसमें? बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही है तो उन्हीं की चलेगी, लेकिन फ्यूचर को भी एनालाइज करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि इतने डिक्टेटोरियल अप्रोच के बावजूद जेडी वैंस ने एक बैकबोन दिखाई है बिगिनिंग ऑफ द वॉर, बिफोर द वॉर एंड अब जब वॉर का फेज 2 बहुत क्रिटिकल फेज 2 है तो इस समय वो क्या डिसीजन लेंगे, ऐसे में अपनी बात को प्रस्तुत करना जेडी वैंस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट देगी आगे चल के, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज कराया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली कि अब जो नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे अगर वो वॉर की तरफ झुकेगा तो ये अमेरिका के लिए बहुत सुसाइडल हो सकता है जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं। और इसमें ये सोचना कि वो अपने आगे वाले टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जेडी वैंस की मैपिंग मेरी है वैसी नहीं, वो जेन्युइन करते हैं, रियलिस्टिक करते हैं। और ट्रंप ने भी ना अभी 2-3 दिन पहले एक जगह बोला था कि बिफोर गोइंग टू वॉर पेंटागन के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने इस युद्ध के अगेंस्ट अपनी बातें रखी थी, जिसको कि ट्रंप ने नहीं माना। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अनलाइक मेनी अदर प्लेसेस जहां नंबर 2 की बहुत क्रिटिकल भूमिका होती है, सारे जो सेना के यहाँ पैनलिस्ट हैं वो जानेंगे इस बात को, नंबर 2 की बहुत क्रिटिकल भूमिका होती है। वो सारे डिसीजंस लेता है, वो सीनियर मोस्ट को सिर्फ बता देता है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। अमेरिका की गवर्नेंस में ऐसा नहीं है, वहाँ ट्रंप के पास क्योंकि ऑल ट्रंप के पावर्स बाद में अगर नंबर 2 अमेरिका में देखा जाए तो फिर नहीं। तो जेडी वेंस है, लेकिन जेडी वेंस को जब अपनी बात बताने के लिए अगर ऐसे बंद कमरे का या फिर बड़ी मुश्किल से बात बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल जेडी वेंस नहीं, नंबर 2 पे तो शायद पीट हेग्सेथ हो चुके हैं। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि अमेरिका के गवर्नेंस मॉडल में नंबर 2 का कोई रोल नहीं होता। जेडी वैंस एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और फॉर दैट मैटर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ये वहां का ऐसे ही फॉर्मेट है गवर्नेंस का। तो पीट हेग्सेथ विल नॉट बी रिपोर्टिंग टू जेडी वैंस, वो सीधा ट्रंप के साथ बात करते हैं। पेंटागन, पीट हेग्सेथ एंड ट्रंप, ये उनका पिरामिड है। तो वहां पे जो नंबर 2 का एक कंसेप्ट है वो दैट इज नॉट एज फंक्शनल एज इट शुड बी, एकदम अलग सिस्टम है। इस वजह से जेडी वैंस को कहीं ना कहीं दूसरे तरीकों से रेसिस्ट करना पड़ रहा होगा, लेकिन ही विल नॉट हैव हिज से नैना। ठीक है, लेकिन अभिजीत सर, अजिताभ जी सॉरी, जिस रूप में हेग्सेथ और आर्मी सेक्रेटरी ड्रेन ड्रिस्कोल के बीच के जो वेंस के बड़े करीबी दोस्त माने जाते रहे हैं, उनके साथ में जो झगड़ा हुआ वो इस तस्वीर को बड़ा पर्सनल बता देता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के साथ में या फिर उनके फायरिंग जैसे तमाम ऐसे विषय रहे, जो कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पीट वर्सेस वेंस की जो ये पुरानी जंग या फिर ये कोल्ड वॉर है उसका एक तरह से नतीजा है। यही वजह है कि यहाँ पर इनके आपस में बन नहीं पा रही, और नहीं बन पा रही तो भाई पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी है फिर तो। नहीं, देखिए नैना जी, ये जो हकीकत है वो दूसरा है, वो क्या बयां करती है उसको, और ट्रंप साहब इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें सच्चाई भी दिख रहा है। आप देख लीजिए, ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना ठीक है, वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ने खुद कहा था कि ईरान को $50 करोड़ का डेली का लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ कल वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि अभी हमने जो नाकाबंदी की है, आर्थिक नाकाबंदी की है, उससे ईरान को $17 करोड़ का डेली का लॉस हो रहा है। अब मैं इस लिंक को जोड़ना चाहूंगा, ट्रंप ने ये रियलाइज किया कि हमारे वेपन्स, हमारे जो हथियार हैं, हमारे उसकी कमी है, और इसकी वजह से एक तरफ तो जैसा आपने कहा कि कोरिया और ताइवान के तरफ इनका ध्यान भटका है, नेटो को ये सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हथियार, और भी जितने इनके ऑर्डर्स थे, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के इनके पार्टनर्स के लिए, उसको नहीं दे रहे हैं। इवन यूक्रेन को ये नहीं दे पा रहे हैं जिसको इन्होंने कमिट किया था, इजराइल को नहीं दे पा रहे हैं हथियार। तो हथियारों की कमी है, ये दिखाता है। दूसरी तरफ इस कमी को रियलाइज करते हुए ट्रंप ने एक मास्टर कह लीजिए स्ट्रोक चला है, और जो अपना ट्रंप कार्ड निकाला है, कंट्रोल द एनर्जी, कंट्रोल द फ्यूचर। और क्या उसमें किया ये देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इन्होंने डाइवर्ट करके ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी कर दिया। ईरान को पूरी तरह से एनर्जी का जो वहां से उसके पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा था उसको बंद कर दिया, उससे उसकी जो कमाई हो रही थी उसको बंद कर दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि ना, और इससे चाइना को भी साथ लिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में ताइवान का और साउथ कोरिया पे जो असर हो रहा था, चाइना वहां ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, किसी न किसी से चाइना को भी साथ लिया। और कैसे इन्होंने किया वो देखिए, एक तरफ तो ये ईरान के जितने भी खर्ग आइलैंड में खास करके उसके स्टोरेज कैपेसिटी है ऑलमोस्ट फुल होने की स्थिति में है,
उससे अब वो प्रोडक्शन या तो रोकना पड़ेगा उसको या उसको स्लो करना पड़ेगा। उसका खामियाजा क्या इन द लॉन्ग रन होगा वो देखिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन के सेंटर्स को अगर आप बंद करते हैं तो या तो उसके पाइपलाइन में जंग लग जाएगा, या उसमें वाटर लीकेज हो जाएगा, या उसमें रॉक फॉर्मेशन आ जाएगा। कई तरह के दिक्कतें होंगी जो हो सकता है सालों लग जाए उसको रिपेयर करने में। ये ऑलरेडी जो भी इस तरह के साइंस के लोग हैं वो कह रहे हैं। तो पूरा का पूरा इनका खेल है कि चूंकि हमारे हथियार कम हो रहे हैं, हम अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाइना को से हम वीक हो जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ये इकोनॉमिक फ्यूरी का जो इन्होंने लिया है उससे कई, एक तरह से कह लीजिए एक तीर से कई शिकार साधने की कोशिश है और वो सफल होता दिख रहा है उनका। कई एक तीर से कई निशाने एक तरह से साध दिए। लेकिन ब्रह्मदीप जी, आपने कहा कि अमेरिका और उनकी जो रणनीति है वो बड़ी घात टाइप की है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर ईरान मजबूत हुआ, ठीक है। अमेरिका और ईरान में दरअसल तुलना भी बहुत 19-20 की भी नहीं ना, 10 और 20 की तुलना है। लेकिन इतने लंबे वक्त तक अगर अमेरिका के सामने ईरान अगर डटा रहता है या फिर अमेरिका उसे तोड़ नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी शर्तों पर नहीं मना पाया, तो एक तरह से सांकेतिक तौर पर ईरान उसे अपनी पॉजिटिव जीत के तौर पर देख रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या पीट हेग्सेथ पर बड़ा शक जाहिर कर रहे हैं जेडी वेंस, और उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए नैना जी, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। धर्मगुरु पहले दिन ही मारे गए ईरान के, सुप्रीम कमांडर, इतने सारे सैन्य कमांडर मारे गए, संयंत्र ईरान के बर्बाद हुए, जो अन्य ठिकाने वो सार्वजनिक स्थल, यूनिवर्सिटीज ईरान की बर्बाद हुई, और फिर आप अपने विध्वंस पे जश्न मना के ये दुनिया को दिखा रहे कि हम जीत गए। समझ नहीं आता। सिस्टम यह है उस देश का। दरअसल बात ये, ब्रह्मदीप जी, शायद वो जश्न जो मनाने की कोशिश की जा रही है वो ये बता रहे हैं कि हम अमेरिका की शर्तों पर नहीं आए, हम अमेरिका की शर्तों पर नहीं हारे। नहीं, ये जश्न सद्दाम हुसैन ने भी मनाया था, ये जश्न जो है वो गद्दाफी ने भी लीबिया में मनाया था, और ये जश्न जो है वो ईरान में भी मन रहा है। और अभी तो यही नहीं पता है कि जो मुश्तबा खामनेई कहाँ पर है, जो पेजेशकियान है वो उनकी देश में कितनी चलती है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि आने वाले समय में कहीं सैन्य तंत्र तो ईरान में काम करने लग नहीं जाएगा। तो अभी ईरान को, बेशक ईरान ने सामना किया है, बेशक ईरान की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो ऐसी हैं कि जमीन पर जाकर अमेरिका युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन यह भी तो सच है कि ईरान को चीन और रूस की मदद के बावजूद, जिसके दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद अपने पायलट को, अपने जो एक सेना का जो जवान था उसको सफलतापूर्वक 48 घंटों में अमेरिका ईरान की जमीन से उठाकर लाया। तो आप हम ईरान को नाकाम कैसे कह सकते, समझ नहीं आता। देखिए, ईरान का जो युद्ध होता है, राष्ट्रपति बेशक वहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसमें CIA भी होता है, उसमें FBI भी होता है, उसमें US के जो फॉरेन विभाग है वो भी शामिल होता है। तो अमेरिका एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत काम करता है, और अमेरिका के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। इसका कारण यह भी है कि अल्टीमेटली ये जो दुनिया है वो अमेरिकन डॉलर से चलती है, और अमेरिकन डॉलर का मुकाबला अभी युआन से नहीं है, किसी और कोई आसपास नजर आता ही नहीं है। और एक दिन में जिस प्रकार से ट्रंप की बातों पर शेयर मार्केट में उछाल हो जाता है और नीचे हो जाता है, उससे पता चलता है कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। इस कारण से अभी जो, जहां तक सवाल जो अमेरिका में खबरें आ रही है, विरोधाभास नजर आ रहे हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए, जिनको भी अमेरिका के संविधान की समझ है या जो अमेरिका की व्यवस्था को समझते हैं, वहां पर अमेरिकन राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली कोई होता ही नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति उस देश का भविष्य तय कर सकता है, अमेरिकन राष्ट्रपति उस देश का भविष्य बिगाड़ सकता है। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, और देखिए तमाम विरोधाभास के बावजूद आज तक ट्रंप पर कोई रोक नहीं लग सकी है, और अभी भी सीनेट और कांग्रेस पे ट्रंप मजबूत है। ये दावा है कि ट्रंप कमजोर हो जाएंगे, लगातार कोशिश तो की गई। जी नहीं नैना जी, ये एक दावा है कि ट्रंप कमजोर हो जाएंगे, लेकिन क्या पता ट्रंप पे जैसा हमला हुआ है उसके बाद ट्रंप जो है वो फिर एक बार स्वीकार्यता उनकी बढ़ गई है। तो वेंस क्या कहते हैं, हेग्सेथ क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या कहती है, जब तक
ट्रंप मजबूत है और उनके पास बहुमत है, आप उसके किसी भी निर्णय को खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यही तो बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है हिमांशी जी? कभी वो चाहते हैं मिस्टर पीस बन जाना, वो कभी चाहते हैं दुनिया में उन्हें मिस्टर पीस मैन के तौर पर जाना जाए, नोबेल प्राइज उन्हें मिल जाए पीस प्राइज के तौर पर, कभी वो युद्ध को आग में हवा, ये कहा जाए कि आग में घी डालने का काम कर देते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से इतर अभी तक तो उनको कोई आईना नहीं दिखा रहा था, लेकिन जेडी वेंस ने एटलीस्ट आईना दिखा दिया। क्या अब ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है क्या कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप समझेंगे, मिडिल ईस्ट के तनाव को थोड़ा बहुत कमतर एक तरह से माना जाएगा, स्थिति थोड़ी बदलेगी? नैना जी देखिए, लगभग 1.25 साल हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप चेयर पे बैठे हैं। उन्होंने 250 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, जिसमें से ज्यादातर को कोर्ट में चुनौती दी गई है। और टैरिफ वाली चीज भी हमने देखी थी कि इस तरीके से उनको कोर्ट ने आईना दिखा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव। देखिए, यस ही हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेकिन हर जगह एक कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर जो है इट करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो इसके काउंटर मेजर्स भी बने होते हैं और इसीलिए इन चीजों को चुनौती भी दी जाती है। देखिए, एक और बड़ा जो अभी जब ये वॉर की रिपोर्ट चल रही है तो उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक पेंटेलियर करके कंपनी है और उसके जो पीटर थियल हैं वो उसके मालिक हैं और उनसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत करीब हैं। तो जो पहले 12 घंटे में 900 बार जो मिसाइलें दागी गई थी या 900 अटैक जो किए गए थे इराक के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतनी जल्दी जो है सटीकता से और लगातार आप हमले कर सके। तो जिसमें एआई, मेवन एआई का जो इस्तेमाल किया गया था, वो ह्यूमन निर्णय ना लेके एआई को आउटसोर्स कर दिया गया था। तो जब इस तरह की चीजें भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि जहां पर कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, तो उन चीजों को भी देखिए बाद में, जब आज तो इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति अनफोल्ड होगी तब पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या क्या जो चीजें इतिहास के गर्त में समा गई हैं या जो बाद में चीजें संभल के आएंगी बाद में, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप कितने सही थे, कितने गलत थे, क्योंकि आज वो कुर्सी पर बैठे हुए, नो डाउट। अभी वो गलती अगर हुई तो क्या गलती सुधारने का मौका है डोनाल्ड ट्रंप के पास में, अगर जेडी वेंस उन्हें दिखा रहे स्थिति? तो डोनाल्ड ट्रंप जितने हठ धर्मी हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि डिस्पाइट जो भी चल रहा है उसके बाद वो कहीं भी झुकने को तैयार होंगे। देखिए, जिस जज ने उनके जो प्रॉपर्टी का कोई किस्सा था उस पे उनके खिलाफ आदेश दिया था पिछली बार जब वो सत्ता में थे, उसी रात उस जज के घर पे अटैक हो गया था। तो देखिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि हम जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इट इज नॉट दैट फेयर कि जितना वो वेस्टर्न मीडिया पूरे विश्व को दिखाता है। और जहां तक देखिए ईरान की बात है, तो 12,700 सैंक्शंस के बाद में, जो कि 47 साल से उस देश पे लगे हुए थे, वहां का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज इस तरह का है कि उनकी जो फास्ट अटैक बोट्स हैं, उनके जो टॉर्पीडोज हैं, उनके जो भी मिसाइल्स हैं या उनके ड्रोन्स हैं, उनसे आज अमेरिका खौफ खा रहा है। नहीं तो क्या जरूरत थी कि तारीख पे तारीख चल रही थी कि आज आपने बोला कि मैं 24 घंटे में, 48 घंटे में, 15 घंटे में, उसके बाद भी आप बैक चैनल डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं कि आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि 48 घंटे बोल के आपने 48 घंटे के बाद हमला कर दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी को एक मौका दिया जाए, क्योंकि अमेरिका को हम नो डाउट इट इज अ इकोनॉमिक माइट, इट हैज दी अदर पावर्स ऑल्सो, डॉलर हेजेमनी भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद में ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी को डैमेज नहीं हो रहा है। वहां क्यों पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि वो तो खुद एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सो इट इज नॉट ऑल दैट रोजी पिक्चर। देखिए, युद्ध में दोनों का नुकसान होता है, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जिसको ऑलरेडी सैंक्शंस में रहने की आदत है तो गरीब इंसान तो जी ही लेगा। मुझे लगता है हिमांशी जी, जब युद्ध में अगर पता है कि अगर दोनों तरफ से अड़े हुए हैं तो संधि पत्र पे साइन होना भी बहुत जरूरी है, और उस संधि पत्र पे तभी साइन होगा जब दोनों तरफ से सहमति बनेगी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप, आपने कहा कि हठ धर्मिता, और मुझे लग रहा है अमेरिका के लिए भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रंप भी शायद नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में वो इस तरह के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, वो इस तरह के कहलाएं कि वो उनके ऊपर कई तरह के तमगे लग जाए। साहे सर, मैं इसी को जल्दी जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ कि वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कई देशों से वो अलग हो गए, उनकी नीतियां बड़ी विवादों में रही, वो अलग थलग पड़ चुके हैं, उन्हें युद्ध में झोंकने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है। लास्ट कमेंट ले लेती हूँ एक एक करके, क्या बदलाव होगा अब? देखिए नैना जी, चाइना इस समय एक किताब है, जिस सुनजू की किताब है, जिसको कहते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर, वो बिना लड़े हुए इस समय मजे ले रहा है। वो युद्ध
को ऐसी स्थिति पे ले आए। देखिए वो जो ताइवान है उनके ऑपोजिशन लीडर से मिलकर भड़का रहा है, और जहां तक सीपैक है उसको फायदा मिलेगा जैसे ही ये ईरान और पाकिस्तान का जो ये कॉरिडोर खुल जाएगा 6 जगह से, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चाइना जैसे देश को भी फायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको इस तरीके से माना जाएगा कि उन्होंने देश को युद्ध में झोंका है। जी जी जी, इसी क्वेश्चन के मैं सभी से अपने अलग अलग राय ले लेती हूँ। जी साहे जी। ओके, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ नैना कि आफ्टर दिस वी विल सी अ वीकर ईरान, वीक प्रॉक्सीज, वीक अमेरिका, वीक अमेरिकन सोसाइटी एंड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। नैना ठीक है। ब्रह्मदीप जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इसके बाद में कुछ तस्वीर बदलेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर इतने तमगे लेकर तो मूव ऑन नहीं करना चाहेंगे? नीरज जी, देखिए जो युद्ध हो रहा है यह दुनिया में बहुत सारे बदलाव लाने वाला युद्ध है, क्योंकि अब चीन जिस प्रकार से अपने हथियारों को उपयोग करता है और सामने नहीं आता, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया और अब यहाँ पर किया, तो उससे यह पता चल गया है कि चीन कितना खतरनाक है। तो चीन निश्चित तौर पर फायदे में, यहाँ पर रूस भी फायदे में, और अब निश्चित तौर पर CIA भी जो है वो ट्रंप के साथ इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि रणनीतिक प्रतिबद्धता बेहतर होती है या आर्थिक प्रतिबद्धता, क्योंकि ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबद्धताओं को आगे करके अमेरिका के हितों को धूल धूसरित कर दिए, और ये बहुत बहुत मुश्किल क्षण है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोडी सर, चाहे बात नाटो की हो, तमाम यूरोपियन कंट्रीज की हो, मिडिल ईस्ट में एक भरोसा तो खो ही चुका है अमेरिका, क्योंकि अब तो भाई जो डिफेंस सिस्टम हो या फिर उनके जो हथियार हैं उन पर कई अलग तरह के क्वेश्चंस रेज होने लगे हैं, अपने स्तर पर ही बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं, और ये भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने इस कार्यकाल की नीतियों में उन्होंने बहुत बड़ा स्पेस दे दिया चीन और रशिया को मजबूत होने के लिए। नैना जी, इस युद्ध के बाद अब ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा है और एक नया संगठन बनेगा RIC, रशिया, ईरान और चाइना। थोड़े साल में युद्ध दोबारा होगा, लेकिन वो पहला वार ईरान करेगा इजराइल पे, जिसका अंजाम होगा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। जब इस समय का इतिहास कुछ दशकों बाद लिखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाएगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, युद्ध, अरे जिसकी वजह से ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति तो बना और फिलिस्तीन भी नया देश बन के उभरा। तो मैं यही कहूंगा कि ये अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा ब्लंडर था जब से ये देश बने हैं। हाँ, तो एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा था कि भाई ये ईरान के लिए सबसे खतरनाक और मुश्किल वाला दौर है, लेकिन अजिताभ जी, जैसा कि अभी सोडी जी कह रहे हैं कि भाई RIC एक नया एक मोर्चा, तो एक नया फ्रंट तो एक तरह से बन जाएगा, और कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि इस मिडिल ईस्ट के पूरे तनाव के बाद में, जंग के बाद में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका बड़ा कमजोर हो जाएगा। क्या JD वेंस ने भी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है? देखिए, निश्चित रूप से विश्व व्यवस्था में परिवर्तन होंगे, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक इस युद्ध की बात है, मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। एक तरफ संघर्ष विराम करके अपने राजनीतिक जो डोमेस्टिक उनके इश्यूज हैं, जो 1 मई का डेडलाइन है, उसको भी उन्होंने साथ लिया है। दूसरी तरफ ईरान का जो आर्थिक नाकाबंदी से एक तरह से उसको क्लोज कर दिया है, उससे ईरान को भी साध के उसको मजबूर कर देंगे कि वो बातचीत के पटल पे आए, या वो जो भी शर्तें हैं उस पे एक बीच का रास्ता निकाले। तो निश्चित रूप से एज ऑफ नाउ राष्ट्रपति ट्रंप, और जहां तक ये वेंस और इनके पीठ के बीच जो डिफरेंसेस की बात है, राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट एक तरफ से नहीं आती है, उनके पास कम से कम 50 सोर्सेज हैं जहां से रिपोर्ट आती है, तो उनके पास पूरी विजिबिलिटी होती है, और निश्चित रूप से वो डिसीजन खुद लेते हैं। वो ना वेंस की देखेंगे ना पीठ की देखेंगे, वो अपना लेंगे, और अभी अमेरिका के जो हित में है वो करने के लिए वो आगे बढ़े हैं, और वो दिख भी रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से अलूनी जी, क्योंकि आप एक बात बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर, इस बार हमने देखा कि उनकी जो आतंक सपोर्ट या एंटी आतंक वाली जो एक बड़ी नीति है वो भी बड़े सवालों के घेरे में है ना। ईरान भी वही करता है जो पाकिस्तान करता है, ईरान जानी दुश्मन बन चुका है, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान इजराइल को लेकर किस रूप में तस्वीरें पेश करता है ये पूरी दुनिया जानती है। तो अमेरिका का ये वाला स्टैंड भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल नैना, देखिए जो ट्रंप की राजनीति में या कूटनीति में जो सबसे बड़ी कमी नजर आई, या जिसको कहें कि आप एक परिवर्तन नजर आए, वो यह रहा है कि अमेरिका के दुनिया भर में रणनीतिक हित होते हैं जिस पर वो अरबों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों को नकार कर यह दिखाने की कोशिश की कि रणनीतिक हितों से ज्यादा जो है हम किसी क्षेत्र से पैसा कितना कमा सकते हैं।
तो यहाँ पर ट्रंप बहुत गलत नजर आते हैं। और आप सोचिए कि बराक ओबामा ने 1.5 दशक पहले भारत जैसे एक अच्छे दोस्त को तैयार किया था, क्वाड को तैयार किया था, आपने भारत जैसे दोस्त को खो दिया। आपने जापान को दबाव में ले आए, आप दक्षिण कोरिया को दबाव में ले आए। तो ट्रंप जो है जल्दबाजी में अमेरिका की जो वास्तविक नीतियां हैं उन नीतियों के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि ट्रंप पूरी तरीके से नाकाम हो गए, क्योंकि अंततः ट्रंप ने यह दिखाया है कि जो किसी देश के लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो ट्रंप ने वैश्विक नेता बनने के चक्कर में कम से कम अपने देश का नुकसान नहीं किया। जहां तक इस युद्ध का सवाल है तो इस युद्ध के नतीजों के बारे में अभी सोचना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रंप ने ईरान को 4-4.5 दशक के बाद कमजोर किया है और यहां से उसे लौटने में अभी बहुत साल लगेंगे। इस कारण से ईरान बहुत बड़ी ताकत बनकर दुनिया के सामने आ जाएगा। ऐसा न तो सऊदी अरब चाहेगा, मुझे लग रहा है कि लेकिन अलूनी जी कि भले ही ईरान सिंगल अलोन स्टैंड करके भले ही ना इस्टेब्लिश हो पाए, लेकिन एक दुनिया के सामने आजकल तो पिक्चर पूरी नैरेटिव की होती है। ईरान की तरफ से या तमाम इस तरह के नैरेटिव पेश किए गए, चाइना या फिर रशिया के सपोर्ट के साथ में, वो नैरेटिव और वो जुगलबंदी बड़ी मैटर करती है। लेकिन अमेरिका अलग थलग पड़ गया और ईरान को बड़े साथ मिलते हुए नजर आते हैं। आने वाले वक्त में क्या तस्वीर बनेगी ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।